आ जा रही है? चलो। प्यारे बच्चों, टेक्नोलॉजी ने जब अपने आप को खुद से बदलना शुरू किया तब इंसान को समझ में आया कि उसने आखिरकार ऐसा क्या बना दिया, ऐसा क्या क्रिएट कर दिया। प्यारे बच्चों, ये एक नया यूनिवर्स, एक नई दुनिया है, एक नई दुनिया की परिभाषा है। आप कह लीजिए एक तरीके से कि ब्रह्मांड की एक तरीके से नई परिभाषा बनती जा रही है। अब एक नई परिभाषा लिखी जाएगी, अब चीजों को एक नए नजरिए से सोचा जाएगा, क्योंकि जब रोबोट्स और इंसानों के बीच में दुनिया गिर जाएंगी तब समझ में आएगा कि दुनिया असल में क्या हो रही है, बदल रही है। अब धीरे धीरे आपको पता है कि हर काम में, हर चीजों में रोबोटिक हो रहा है, एआई आ रहा है ना? तो पढ़ाई उससे कैसे वंचित रह जाती, शिक्षा हमारी उससे कैसे वंचित रह जाती, तो शिक्षा में भी अब आ रहा है एआई। तो प्यारे बच्चे, डियर लिटिल वॉरियर्स, नन्हे योद्धाओं, अब स्वागत है आपका फ्यूचर में। ये एक फ्यूचर है, ये एक भविष्य की बातें हैं प्यारे बच्चे, क्योंकि अब इसमें क्या होगा, आपका एआई इंट्रोड्यूस हो चुका है शिक्षा में भी। आज से 3-4 साल पहले की अगर मैं बात करूं, मैं देखूं चीजों को पहले से, तो इसका कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं था। शिक्षा वही पुरानी मेथड से सदियों से चली आ रही थी, सदियों से लोग वैसे ही पढ़ रहे थे। लेकिन भविष्य बदल रहा है, संभावनाएं बदल रही हैं, नई नई खोजें हो रही हैं, और हमें उसी के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं हम दुनिया के बाकी लोगों से पीछे रह जाएंगे बाकी अन्य चीजों में। तो भविष्य के साथ तालमेल बिठाने के लिए और आने वाली चीजों को बहुत तेजी से अपनाने के लिए शिक्षा में लाया गया है एआई। प्यारे बच्चे, यहाँ ड्रीम्स को रियलिटी के साथ फिर से परिभाषित किया जाता है। आपके जो सपने हैं उसको सच्चाई के रूप दिया जाता है, और ये सब कुछ संभव है एआई के माध्यम से। आपने भी देखा होगा, आपने भी उपयोग किया होगा। इससे कुछ दिन पहले गिबली आर्ट आया था, उसमें आप सभी फोटोज डालते थे, अपनी नई नई फोटोज रिफाइन होकर क्या जाती थी। आपने इससे पहले आपने देखा होगा कि कोई भी अगर आपको इमेज मन में सोचनी है, हाथी उल्टा कैसे दिखता है, बिल्डिंग अगर उल्टी हो जाए तो कैसे लगेगी, कुछ भी जो आपके मन में सोच आती थी आप डालते थे चैट जीपीटी में, और चैट जीपीटी ऐसे आपका एआई बना के दे देता था, ऐसे इमेजेस बना के दे देता था। ये सब कुछ जो असीम संभावनाएं हैं, जो आपके दिमाग की उपज है, ये सब कुछ अब हकीकत का रूप ले सकती है एआई के माध्यम से। एआई की नई दुनिया में आप सभी बच्चों का स्वागत है। अब एआई का मतलब होगा एजुकेशन में बहुत सारे फीचर्स, ठीक है ना? एआई क्या कर रहा है, एजुकेशन में बहुत सारे नए नए फीचर्स डाल रहा है। अब देखते हैं क्या क्या नए फीचर्स है। वेलकम टू द नेक्स्ट एरा ऑफ लर्निंग। हमारे नेक्स्ट एरा ऑफ लर्निंग में आप सभी साथियों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, हियर ड्रीम्स बिकम रियलिटी। यहाँ पे आपके सपनों को हकीकत में बदला जाएगा। प्यारे बच्चे, बिल्ड योर ओन टेस्ट के माध्यम से, ये एक ऐसा चीज है जिसके माध्यम से आप जब चाहे जितने क्वेश्चंस चाहे उतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको रात में आपने एक लेक्चर पढ़ लिया है, अब आपको लग रहा है कि मुझे इस लेक्चर का टेस्ट देना चाहिए, तो आप अपना एक खुद का टेस्ट बना के, चाहे इजी टेस्ट चाहे, चाहे मॉडरेट चाहे हार्ड चाहे, भाई यहाँ पे आप लेवल भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इजी मॉडरेट और हार्ड का, और इसी हिसाब से अपने टॉपिक का टेस्ट बना के दे सकते हैं। उसके अलावा 24/7 इन क्लास असिस्टेंट है, क्लास के अंदर ही सारे डाउट आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना? आपके क्लास में ये सारे डाउट आपके क्लियर करने के 24/7 आपका डाउट सेशन के लिए यहाँ पे एआई आपका पूरा डाउट क्लियर करेगा। साथ ही साथ ऑडियो बुक अब बोलेगी, आप बस सुनो। आपकी क्लास में एक ऐसा फीचर आने वाला है बहुत जल्दी से, अभी शायद ना आया हो, अभी आप अपडेट के लिए भेजा गया है, लेकिन बहुत जल्दी अगर आप अपना एप्लीकेशन अपडेट कर लोगे तो आपको ये फीचर भी मिल जाएगा कि आप चलती क्लास में अगर आप चाहें तो आप क्लास की वीडियो को बंद करके सिर्फ ऑडियो सुन सकते हैं। मतलब कई बच्चे होते हैं जो सफर के दौरान पढ़ना पसंद करते हैं, कि भाई सफर भी कर रहे हैं, है ना, और पढ़ भी रहे हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए विशेष सुविधा करी गई है कि वो चाहे तो वीडियो को बंद करके ऑडियो सेक्शन ऑन करके, और वो ऑडियो सेक्शन आपकी स्क्रीन पर चलती भी रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप मोबाइल को स्विच ऑफ कर देंगे तो ऑडियो बंद, स्विच ऑफ नहीं, मतलब कि अगर मोबाइल को आपने ऑफ कर दिया, जैसे कि मान लीजिए ऐसा कुछ, जैसे मोबाइल से बंद है, ठीक है ना, ऐसा बंद कर दिया तो भी आपकी ऑडियो चलती रहेगी, ठीक है, ऑडियो आपके कानों तक पहुंच जाएगी, ठीक है, बात समझा आपने? 1 by 1 लाइव चैट, बात सिर्फ टीचर से डिस्ट्रैक्शन जीरो, ये तो अभी ऑन कर दिया गया है। आपकी बात सिर्फ मेरे से हो रही है, आप बाकी बच्चों के कमेंट्स नहीं देख पाओगे। बाकी बच्चा कोई मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो शरारती होते हैं, है ना, सारे बच्चे पढ़ने वाले हो जाएंगे, फिर तो जिंदगी दुनिया ही बदल जाएगी। कुछ बच्चे शरारती भी होते हैं बहुत सारे, है ना, वो सिर्फ क्या आते हैं, बात करने, है ना, आज इससे बात करेंगे, आज इससे बात करेंगे, दोस्ती करेंगे, जैसे क्लास में से होता है। क्लास में से होता है, कोई बच्चा आता है कहता है कि हमसे दोस्ती करोगे, हमसे दोस्ती करोगे तो अब ये जो है दोस्ती सिर्फ पढ़ाई पर फोकस हो गया है। 1 by 1 रहेगा, आप मेरी बातें आप सुन पाओगे, आपकी बातें मैं सुन पाऊंगा, बस, ठीक है। बाकी कोई जो दूसरे साथी होंगे वो आपकी बातें देख नहीं पा रहे होंगे, आपके कमेंट्स को नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। आप सिर्फ अपने पर्सनल तक सीमित रहेगा, आप सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करोगे। जो मेन उद्देश्य है वो है पढ़ाई पर फोकस करना, आपके अच्छे नंबर लाना, आप सिर्फ उस पर फोकस करोगे, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं प्यारे बच्चे। मास्टर बैच एआई की फर्स्ट क्लास है, मैं आपको पता है कि कितने की भाई 2999 की है, 2999 पहली क्लास आपकी आज फ्री क्लास है, ठीक है। लेकिन इसके बाद आपको अगर बैच में एडमिशन लेना है तो इसके लिए आपको 2999 पे करना होगा। इसके साथ इतनी सारी सुविधाएं आपको मिल रही हैं, इसके साथ भर भर के आपको सुविधा मिली है, आपको पता है। इसमें आपको तारा एआई का फीचर मिलेगा, बहुत सारे मल्टीपल फीचर्स मिल रहे हैं। काफी सारे बच्चों का डाउट है सर ये फीचर्स हमें कब से मिलने लग जाएंगे, तो प्यारे बच्चे ये फीचर बहुत जल्दी आप में आने वाले हैं। बहुत जल्दी आपके एप्लीकेशन में अपडेट आएगा। अपडेट बिल्कुल मिस मत करें प्यारे बच्चे, आपको अपडेट करना है जाकर के, अपडेट को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना है कि भाई अपडेट आया बाद में कर लेंगे, बाद में करेंगे तो शायद वो फीचर आप में इनेबल ना हो पाए, ठीक है। तो अगर आपको भी सारे फीचर्स चाहिए तो आपके ऐप में मिलेगा अपडेट, उसको करना है जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर अपडेट। जैसे आप अपडेट करोगे, अपडेट स्किप मत करना, नए फीचर्स एक्टिव करने के लिए अपडेट जरूर करें। जब आप अपडेट कर लेंगे तो आपके पास नए फीचर्स आ जाएंगे। हो सकता है इसमें कुछ बच्चों का अपडेट थोड़ा लेट में आ सकता है, 2-3 दिन बाद आ सकता है, कुछ बच्चों का अपडेट हो सकता है थोड़ा पहले आ जाए, ये भी संभावना है, ठीक है। बाकी अगर कोई भी डाउट होता है कि कोई फीचर कैसे काम करेगा, कोई फीचर कैसे काम नहीं करेगा, ये सब चीजों की जानकारी देने के लिए हमारे अखिल भैया बहुत जल्दी बहुत शानदार सेशन ला रहे हैं, जिसमें आप सभी को बताया जाएगा कि कैसे एआई आपकी पढ़ाई को बनाने वाली है सुपर मजबूत, सुपर इंटेलिजेंट आपको बनाने वाली है। आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, देखो बच्चे का जो मेन प्रॉब्लम क्या होता है, मुझे जहां तक लगता है कि बच्चे को मेन समस्या क्या आ सकती है, ये आ सकती है जैसे मैंने कोई क्लास में पढ़ा, क्लास में पढ़ने के दौरान मुझे लगा कि हां मास्टर साहब यहाँ पे ये वाला बताया टॉपिक, ये वाला टॉपिक थोड़ा सा समझ में नहीं आया, बाकी तो समझ में आ रहा है, ये वाला टॉपिक थोड़ा समझ में नहीं आया, तो आप अपने एआई से पूछ सकते हो, एआई बता देगा आपको एक्सप्लेन करके ये वाला टॉपिक कैसे होगा, ठीक है। उसके अलावा क्या हो सकती है बच्चे का डाउट ये हो सकती है सर मुझे अगर मैंने पढ़ तो लिया है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भूल ना जाऊं, तो मैं इस चीज को ना समरी बना लेता हूं। समरी मतलब इसको की पॉइंट बना लेता हूं, की पॉइंट याद कर लेता हूं। एआई आपके लिए वो समरी बना देगा पूरे लेक्चर की, है ना, उसका की पॉइंट बना देगा, सारांश बना देगा। पूरे 1 घंटे के लेक्चर को आपको सारांश बना के कर देगा, कह देगा भाई से याद कर लो, ठीक है। अच्छा और क्या कर देगा, आपने पढ़े हुए आपको 3-4 दिन हो गया, आपको लग रहा है यार मुझे लग रहा है कि मैं भूल तो नहीं गया कहीं, अभी मैंने पढ़ा था, उसका टेस्ट बना देगा एआई। आप बढ़िया सा टेस्ट दे लो, उसका टेस्ट दे लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हां भाई टेस्ट में इतने नंबर आ रहे हैं, मेरा तैयारी सही चल रही है। तो एआई एक तरीके से आपका एक दोस्त बनकर के, एक साथी बनकर के आपकी सफलता में मदद करेगा। बात समझ में आ गया? सिलेबस कब तक खत्म होगा, तो प्यारे बच्चे सिलेबस जो है आपका खत्म होने वाला है 15 नवंबर तक। कब तक खत्म होगा? 15 नवंबर लास्ट डेट है आपकी सिलेबस को खत्म होने की, ठीक है। सिलेबस खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या मिलेगा, उसके बाद आपकी एंट्री होगी संघर्ष बैच में। संघर्ष बैच में आपका पूरा रिवीजन कराया जाएगा 15 नवंबर से, फिर से पूरा सिलेबस का रिवीजन कराया जाएगा, और उसके बाद लास्ट में आपको क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस कराई जाएगी, ठीक है। जो क्वेश्चन बैंक होता है ना उसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी, ठीक है जी। चलो तो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। ये कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो आपको इसमें दिखने वाले हैं हमारे इस मास्टर बैच में, तो आपके फीचर दिखने वाले भाई डेली लाइव क्लासेस, आपकी डेली लाइव क्लासेस होंगी पहली बात, ठीक है ना। हर सब्जेक्ट की होगी भाई, कैसे पढ़ना है, मेहनत करनी है। अब एक बार ठान लीजिए आप अभी लेट में आए हैं, एडमिशन आपका लेट में हुआ है, लेकिन घबराना नहीं है। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को बैकलॉग लगा हुआ और अभी एडमिशन लिया, हो सकता है कहीं इधर-उधर भटक रहे हैं, अभी एडमिशन लिया, घबराना नहीं है प्यारे बच्चे। कम समय में क्वालिटी एजुकेशन देकर के आपको टॉपर कैसे बनाना है ये हम जानते हैं, तो विश्वास रखिए जो पढ़ाया जाए बहुत ध्यान से पढ़िए, ध्यानपूर्वक पढ़िए, समय देना शुरू करिए, कुछ चीजें समझ में आए उसे रिवीजन करना शुरू करिए, बार-बार वीडियो को देखिए, समझ में आ जाएगा। एक-एक कंसेप्ट बहुत डिटेल से समझा करके पढ़ा के आपको खत्म किया जाएगा, ठीक है। सब्जेक्टिव टेस्ट होता है प्यारे बच्चे, आपका सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, यानी अब 1 महीने में एक बार आपका सब्जेक्टिव टेस्ट भी होता है।
ऐसा कभी नहीं देखोगे, कहीं नहीं देखोगे कि आपका सब्जेक्टिव टेस्ट कहीं होता हो, लेकिन हमारे यहाँ हर महीने आपका सब्जेक्टिव टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, तो हर महीने आपका सब्जेक्टिव टेस्ट भी होगा, महीने में आपने जो चीजें पढ़ी है, सीखी है, समझी है। अच्छा, डेली प्रैक्टिस पेपर विद सॉल्यूशन, आपको डेली प्रैक्टिस पेपर सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। क्लास की पीडीएफ दी जाएगी। उसके अलावा क्या है, रिकॉर्डेड क्लास, यानी क्लास को आप चाहे तो बाद में 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद जब चाहे तब आप देख सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी। डेली लेक्चर्स की क्विज मिलेगी, है ना। आपने जो लेक्चर पढ़ा, जैसे मान लीजिए आपने आज कुछ पढ़ लिया, आवेश पढ़ लिया, आवेश पढ़ने के बाद क्या आपको आवेश की क्विज़ेस मिलेंगे इसमें। ठीक है, उसके बाद हाफ मंथली टेस्ट, आपका आधे मंथ के बाद भी टेस्ट होगा। आधा मंथ यानी 15 दिन बाद, 15 दिन पे आपके टेस्ट होंगे। हर 15 दिन पे आपके क्या होंगे, मंथ हाफ मंथ का टेस्ट होगा। ठीक है, डाउट क्लासेस, आपकी डाउट क्लासेस लगेंगी, इसमें आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। तो भाई इतना सारा फीचर एक बच्चे को मिल जाए और वो बच्चा टॉप ना कर पाए, तो ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता भाई। ठीक है, ये सारे फीचर्स आप सभी साथियों के लिए हैं, बहुत ही प्यार से बनाए गए हैं। विद्यार्थी परिवार ने पूरा ख्याल रखा है कि एक बच्चे को कैसे हम बेस से लेकर के टॉपर बना सकते हैं। हर एक बातों को बहुत सीरियसली, बहुत ही ढंग से मेहनत करी गई है एक फीचर पे, इसलिए हम गारंटी करते हैं टॉपर की। ठीक है, तो प्यारे बच्चे, बात आ गई इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या क्या पढ़ेंगे। तो यूनिट 1 में इलेक्ट्रोस्टैटिक है, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं भैया बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं। आवेश क्या होता है, चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत बल क्या होता है, विद्युत ध्रुव क्या होता है, विद्युत वागुण क्या होता है, विद्युत वागुण के कारण तीव्रता क्या होती है, गॉस थ्योरम क्या होती है, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग क्या होता है। बहुत सारी चीजें हैं इस चैप्टर में पढ़ने के लिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत ध्यान दोगे पढ़ाई को अपने लेकर के। मुझे उम्मीद आपसे थोड़ा ज्यादा है, आप मुझ पर विश्वास करिए, मैं आपसे उम्मीद करूंगा। ठीक है, आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं कि सौरभ सर खड़े हैं, आपको फिजिक्स में 100 में से 100 की गारंटी तो देके जाएंगे। क्योंकि भाई 100 में 100 इसलिए गारंटी देते हैं क्योंकि आपको पता होगा विद्या को लैब पर लैब सेक्शन भी है। लैब सेक्शन में आपका पूरा प्रैक्टिकल, जो 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है फिजिक्स का, वो भी हमने छोड़ा नहीं है। उस प्रैक्टिकल भी हमने आपके लिए करा के रखा हुआ है। सारे जितने भी प्रैक्टिकल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, सारा प्रैक्टिकल हमने लैब सेक्शन में करा के रखा है। तो आपके 100 में 100 की तैयारी कोई अगर बोल सकता है तो सिर्फ हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमने आपको प्रैक्टिकल्स भी करा के रखे हैं। ठीक है, सर आप बोलेंगे चैट ऑफ होगी, चैट ऑफ नहीं है क्या? चैट ऑफ नहीं है, कोई बात नहीं, अपडेट आ जाएगा, नया अपडेट आते ही चैट ऑफ हो जाएगा। हो सकता है अभी अपडेट ना किया हो आपने। ठीक है, जो अपडेट कर लोगे तो चैट ऑफ की ऑफ हो जाएगी अपने आप। ठीक है ना, अगली बार से जब अपडेट कर लोगे चैट ऑफ हो जाएगी। अभी मत करना, क्लास ले लो, क्लास के बाद कर लेना। ठीक है, क्लास के बाद आपका अपडेट आएगी तो आपकी नए अपडेट के साथ सारे फीचर्स जितने भी हैं सारे फीचर्स एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, अपडेट के बाद सारे फीचर्स एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, तो भैया क्या करना है, ध्यान से सुनिए। पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, आपको क्या करना है, विश्वास। विश्वास किस चीज का, कि भैया मास्टर साहब है, क्वालिटी कंटेंट देंगे बढ़िया सा, और ऐसा कंटेंट देंगे कि आप हम क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। मुझे क्या करना है, मैं आप पे भरोसा कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आप पे क्या कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा भरोसा कर रहा हूँ। मैं आपसे भरोसा क्या करूंगा, मैं भरोसा ये करूंगा कि भैया इतना सारा फीचर मैं आपको दे दिया हूं, इतना सारा चीज दे दिया हूं, तो आप घर में अपना एक बार रिवीजन जरूर करेंगे। जो भी चीजें पढ़ेंगे आप उसका रिवीजन जरूर करेंगे। ठीक है, वीडियो में कोई चीज समझ में नहीं आता है, आप उस वीडियो को एक बार और देखेंगे। ठीक है, बस समझ आई। तो मैं आप पे भरोसा कर रहा हूँ कि आप ये काम करोगे। आप मुझ पर विश्वास कर सकते हो, मैं आपको क्वालिटी कंटेंट दूंगा, ऐसा कंटेंट दूंगा जिससे आप बिहार बोर्ड में टॉपर बन जाओगे फिजिक्स के। ठीक है, डन है, इतनी बातें डन हो गई हमारी और आपकी। डील है, इतनी डील है, बताओ भाई जल्दी से, ये डील डन हो गई ना हम लोग की, बताओ भाई, डन है ना, भरोसे और विश्वास की डील। चलो, तो जब भरोसे और विश्वास की डील डन हो गई तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ पे हम लोग कुछ चीजें देखने वाले हैं। पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है विद्युत आवेश और क्षेत्र का। इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ध्यान से देख लेते हैं। पहले थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन यानी कि समझ डेवलप कर लेते हैं कि चार्ज आखिरकार होता क्या है, आवेश आखिरकार होता क्या है। ठीक है, तो जब अध्याय का परिचय दिया जाता है तो विद्युत आवेश और क्षेत्र में स्थैतिक विद्युत यानी कि रुका हुआ चार्ज का अध्ययन होता है। मौलिक अवधारणाओं का परिचय दिया जाता है। इसमें विद्युत आवेश, उसकी विशेषताएं जैसे संरक्षण और परिमाणीकरण यानी कि क्वांटाइजेशन और आवेशों के बीच बल और प्रतिलोम वर्ग नियम, ये सब कुछ का अध्ययन हम लोग करते हैं। ठीक है सर, इसके आगे क्या करते हैं, अध्याय में विद्युत क्षेत्र की संकल्पना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत फ्लक्स क्षेत्र की गणना के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत तथा गॉस के नियम का भी अध्ययन किया जाता है। यह अध्याय विद्युत चुंबकत्व की नींव रखता है, यानी कि जो आगे आने वाले चैप्टर हैं उनकी एक प्रकार से नींव रखता है। पहला चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर बन जाता है, क्योंकि फर्स्ट बुक यानी कि पहली किताब, पूरी की पूरी आपकी पहली किताब यानी चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक, इस सब के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर बन जाता है। अगर आप इस चैप्टर को मन लगा के पढ़ते हो तो आपको 8 चैप्टर तक कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पूरा चैप्टर ही क्या है, 8 चैप्टर तक पूरा एक सिंक में चलता है। पूरी फर्स्ट किताब ही पूरी ऐसे ही घूमती है इसी एक चैप्टर का बीट बना के, यानी यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद आवेश, रुका हुआ आवेश से स्टार्ट होता है, फिर आवेश चलता है तीसरे चैप्टर में विद्युत धारा के रूप में, फिर उसके बाद चलता हुआ आवेश चुंबक उत्पन्न करता है, फिर आप चले जाते हो चौथे चैप्टर में, चौथे चैप्टर से धीरे धीरे आप विद्युत चुंबकीय प्रेरण में आते हो, छठे चैप्टर में इसमें आप इलेक्ट्रिक करंट, एसी करंट डेवलप कर देते हो, और एसी करंट से आकर के फिर यही आवेश जब त्वरित गति करता है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न करता है। तो पूरा 8 चैप्टर तक ये पूरा मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है। ठीक है, 8 चैप्टर तक आप आवेशों के बीच में खेल रहे होगे, बस समझ में आ गई। तो आवेश चैप्टर इतना इंपोर्टेंट है पहला चैप्टर कि आप 8 चैप्टर तक कनेक्ट करोगे इसे। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब स्टार्ट भी किया जाए, फिर अब स्टार्ट भी किया जाए। तो जब हम स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चे, तो विद्युत आवेश के इतिहास से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कहां से स्टार्ट करेंगे, इतिहास से। ठीक है, इतिहास से स्टार्ट करेंगे, डन है। चलो, इतिहास में क्या क्या हम देखेंगे, सबसे पहले इनके बारे में समझेंगे। क्या नाम है इनका, बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से, क्या नाम है इनका। ये इनका नाम है थेल्स। ठीक है, थेल्स नाम के वैज्ञानिक थे। इनको वैज्ञानिक या दार्शनिक कहा जाएगा। ठीक है, इनको क्या कहा जाएगा, दार्शनिक कहा जाएगा बच्चे। थेल्स नाम के एक दार्शनिक थे, जो उस समय ना नई नई खोजें करने वाला वैज्ञानिक नहीं करते, क्योंकि उस समय खोजें बहुत कम होती थी, नई नई खोजें बहुत कम होती थी। एक मैं बात आपको कर रहा हूँ 2600 साल पहले की, तो आज से 2600 वर्ष पूर्व की बात मैं बता रहा हूँ, 2600 वर्ष पूर्व। ठीक है ना, लगभग लगभग 2600 वर्ष पूर्व की बात बता रहा हूँ। तो 2600 साल पहले चूंकि खोज बहुत कम होती थी, लेकिन दर्शन पे बहुत बड़ा बल दिया जाता था कि ईश्वर कैसे है, ईश्वर का रूप कैसा होगा, लोगों को कैसा आचरण करना चाहिए, लोग कैसे रहने चाहिए, लोग कैसे उठने चाहिए। ठीक है, नियम कानून दुनिया भर के जो बताते थे उनको दार्शनिक कहा जाता था। ठीक है, जो दर्शन जो सोचते थे बहुत ज्यादा, तो उनमें से एक थे थेल्स नाम के एक साइंटिस्ट, थेल्स नाम के एक दार्शनिक। इन्हें दार्शनिक कहिए, साइंटिस्ट कहिए, सब यही थे। ठीक है, क्योंकि ये चीजों को लेकर के एक अलग रुख रखते थे, अलग सोच रखते थे, तो इसलिए इनको कहा जाता था दार्शनिक। ठीक है, किताबों में इनको वैज्ञानिक भी कहा गया, लेकिन ज्यादातर किताबों में इनको फिलोसोफर यानी कि दार्शनिक बोला गया। तो थेल्स नाम के एक दार्शनिक हुए प्यारे बच्चे। इनका क्या काम हुआ, इनको बाल्टिक सागर, एक सागर था वहां पे यूरोप में, यूरोप एक जगह ना, शहर पूरा एक जगह यूरोप, वहां पे बाल्टिक सागर था। कहां, कौन सागर था, बाल्टिक सागर था प्यारे बच्चे। तो बाल्टिक सागर के पास इनको क्या मिला, इनको मिला इस तरीके का एक पत्थर, पीले रंग का पत्थर। इस पत्थर का नाम था अंबर। क्या नाम था, अंबर था। तो भैया थेल्स को मिला बाल्टिक सागर के पास एक पीले रंग का पत्थर जिसका नाम था अंबर। थेल्स ने क्या किया, थेल्स ने देखा कि अंबर के ऊपर बहुत सारी धूल चिपकी है, अंबर के ऊपर क्या चिपकी है, बहुत सारी धूल के कण चिपके हुए हैं। थेल्स उसको रगड़ रगड़ के छुड़ाने लग गए। थेल्स को क्या करने लगे, रगड़ रगड़ के क्या करने लगे, छुड़ाने लगे। जब उसको रगड़ रगड़ के छुड़ाने लग गए, तो फिर उन्होंने देखा कि जैसे पत्थर को पास लाते थे ना, तो उनका कपड़ा भी उसमें चिपक रहा है, उनका कपड़ा भी आकर्षित कर रहा है पत्थर को। ठीक है ना, जब वो धूल पत्थर की देखो ध्यान सुनिए, जैसे आपको कोई चीज चमकता हुआ मिलेगा, रास्ते में कोई चीज चमकता हुआ मिल जाए, आपको दिख जाए पत्थर चमकता हुआ बढ़िया था, लेकिन आप देखो तो उसके ऊपर धूल चिपकी है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहला काम ये करोगे, आप उठाओगे पत्थर को ऐसे, उसकी धूल छुड़ाने का प्रयास करोगे। जब उसकी धूल छुड़ाने का प्रयास करोगे तो देखोगे ये क्या हो रहा है, मेरे कपड़े से ही आकर्षित कर रहा है, मेरे कपड़े को ही आकर्षित कर रहा है। फिर उन्होंने कहा अच्छा चलो प्रोसेस को और प्रयोग करते हैं। फिर उन्होंने किया क्या, इस पत्थर के पास छोटे छोटे कागज के टुकड़े रख दिए, छोटे छोटे कागज के टुकड़े, धूल के कण, धूल के कण, इन सब चीजों के पास इस पत्थर को ले गए। तो देखा उन्होंने कि इन सब चीजों को भी अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। वो भी कब आकर्षित कर रहा था, इन्होंने नोटिस किया कि आकर्षित तब कर रहा है जब इसको रगड़ा जा रहा है, बिना रगड़े आकर्षित नहीं कर रहा, ऐसे ले जा रहे हैं तो नहीं आकर्षित कर रहा, लेकिन रगड़ने के बाद जब हम उसके पास ले जा रहे हैं तो तुरंत क्या कर ले रहा है, छोटी छोटी चीजों को अपनी तरफ आकर्षित कर ले रहा है।
ठीक है ना। इस पूरी घटना को, ये जो पूरी घटना हुई, इस पूरी घटना को कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत। इस पूरी घटना को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, इस पूरी घटना को कहा गया इलेक्ट्रिसिटी, और अंबर को उस समय कहा गया इलेक्ट्रॉन। अंबर को क्या कहा गया? इलेक्ट्रॉन कहा गया। ठीक है ना, बात समझ में आया? बात समझ में आ गया सभी साथियों को? इतनी बात समझ में आ गई कि अंबर नाम के एक पदार्थ पाया थेल्स ने। उस अंबर नाम के पदार्थ में एक विशेष प्रकार का गुण पैदा हो गया, और वो गुण क्या था? वो गुण ये था कि हल्की हल्की चीजों को ये आकर्षित करने लग गया था। ठीक है, बातें समझ में आ गई? एकदम क्लियर है? चल आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब 2600 साल पहले के बाद से आते हैं थोड़ा सा आगे। थेल्स खत्म हो गए 2600 साल के बाद। अब आते हैं 1600 ईस्वी में। तो 1600 ईस्वी में एक और वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था विलियम गिलबर्ट। क्या नाम था? विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट। अच्छा, विलियम गिलबर्ट ने क्या किया? विलियम गिलबर्ट नाम के साइंटिस्ट ने एक थोड़ा सा और खोज करने की कोशिश करी। मतलब समझ रहे हैं? थेल्स के बाद से 1000 साल बाद, 1000 साल तक किसी ने कुछ इसमें कोई खोज नहीं करी। खोज करी भी होगी तो इतिहास में हमें देखने को नहीं मिलती, हमारी किताबों में देखने को नहीं मिलती। हमारी किताबों में 1600 ईस्वी की घटना देखने को मिलती है जिसमें वैज्ञानिक गिलबर्ट ने कुछ प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया गिलबर्ट ने? गिलबर्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया 1600 ईस्वी में कि इसने ली कांच की छड़। क्या ली? कांच की छड़ ली। अब एक कांच की छड़ ली, इस कांच की छड़ को इसने किससे रगड़ा? सिल्क से रगड़ा, रेशम से रगड़ा। ठीक है, सिल्क से रेशम से रगड़ा। ग्लास की रॉड, कांच की छड़। तो कांच की छड़ को इसने किससे रगड़ दिया प्यारे बच्चे? रेशम के कपड़े से रगड़ना शुरू किया। जब रेशम के कपड़े से रगड़ना शुरू किया, एक कांच की छड़ रगड़ी, फिर दूसरी और कांच की छड़ रगड़ी, एक और कांच की छड़ ली, एक और कांच की छड़ ली, उसको भी सिल्क से रगड़ा। दो कांच की छड़ों को सिल्क से रगड़ा, ऐसे आसपास से रख दिया। ये भी कांच की छड़ है, ये भी कांच की छड़ है, ये भी कांच की छड़। दो कांच की छड़ों, दोनों को सिल्क से अलग अलग रगड़ा गया। इसको भी सिल्क से रगड़ा गया, इसको भी सिल्क से रगड़ा गया। दोनों को बांध करके टांग दिया गया। यहाँ पे दोनों को ऐसे बांधा गया, बांध करके ऐसे टांग दिया गया। यहाँ पे दोनों को बांधा गया और बांध करके क्या किया गया? ऐसे टांग दिया गया। ठीक है सर, दोनों को बांध के टांग दिया गया। उसके बाद बताइए क्या हुआ? हुआ क्या कि गिलबर्ट को एक बहुत ही प्यारी चीज देखने को मिली। देखने को मिली कि दोनों कांच की छड़ एक दूसरे से दूर भाग रही हैं। दोनों कांच की छड़ क्या कर रही हैं? एक दूसरे से दूर भाग रही हैं। क्या बात है सर? तो गिलबर्ट को एक प्यारी चीज देखने को मिली कि दोनों कांच की छड़ एक दूसरे से क्या भाग रही हैं? दूर दूर भाग रही हैं। यानी क्या देखने को मिला? प्रतिकर्षण देखने को मिला। कितने बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ पर ठीक है, ठीक है जी। दोनों कांच की छड़ों में क्या देखने को मिला? प्रतिकर्षण देखने को मिला। अब देखते हैं। उसके बाद उन्होंने एक ली, कौन सी छड़? एक दूसरी छड़ ली। ठीक है, बिल्ली की खाल से उसे रगड़ा। ठीक है ना, बिल्ली की खाल से रगड़ा। ठीक है, एक छड़ ली, उसे बिल्ली की खाल से रगड़ा। ठीक है, बिल्ली की खाल से रगड़ के देखा। ठीक है, तो यहाँ पे दो छड़ ली, एक दूसरी छड़ ली जिसको बिल्ली की खाल से उन्होंने रगड़ा। ठीक है, और एक छड़ ली कांच की छड़ जिसको उन्होंने किससे रगड़ा? सिल्क से रगड़ा। अब ये जो छड़ थी, ये छड़ थी अचालक कुचालक की बनी हुई, कुचालक की बनी थी। मतलब एक तरीके से रबड़ की मटेरियल की बनी हुई थी, रबड़ मटेरियल की बनी हुई थी, कुचालक काली रंग की छड़ थी। ठीक है, उसको उन्होंने लिया और उसको बिल्ली की खाल से रगड़ा। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा। यहाँ पे जब बिल्ली की खाल से रगड़ा, दोनों छड़े को बिल्ली की खाल से रगड़ा, तो देखने को क्या मिला कि ये वाली छड़ भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही है। ये वाली छड़ भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही है। जो कुचालक पदार्थ की बनी हुई छड़ थी, ठीक है, नॉन कंडक्टर की बनी हुई छड़ थी, जिसको बिल्ली की खाल से रगड़ा हुआ था उन्होंने, वो भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही है। और जो ग्लास की रॉड थी, जिसको उन्होंने रेशम से रगड़ा था, सिल्क से रगड़ा था, उनको पास पास लटकाने पर वो भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही है, धक्का मार रही है, दूर भाग रही है। मतलब दो ऐसे लटका दिया, दोनों एक दूसरे से दूर भाग गया, ऐसे दूर भाग जाए। बात समझे ना? तो ये भी दोनों एक दूसरे से दूर भाग रही थी, ये भी दोनों एक दूसरे से दूर भाग रही थी। तो देखने को क्या मिला? देखने को ये मिला कि दोनों में हो रहा है प्रतिकर्षण। ठीक है सर। अब उसके बाद उन्होंने कांच की छड़ ली, ये कांच की छड़, ये वाली कांच की छड़ और ये वाली एक छड़। ठीक है, इन दोनों को पास पास लाए। ये कांच की छड़ और ये वाली एक छड़ जो कुचालक छड़ थी जिसको उन्होंने बिल्ली की खाल से रगड़ा था, ये वाली छड़, दोनों छड़ों को पास पास ले आए और दोनों छड़ आपस में क्या करने लग गई? आकर्षण करने लग गई। तो यहाँ पे देखने को मिला आकर्षण। ये दोनों छड़ आपस में क्या कर रही थी? आकर्षित कर रही थी। जब ये वाली छड़, कांच की दोनों छड़ आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही थी, ये दोनों कुचालक छड़ आपस में एक दूसरे को क्या कर रही थी? प्रतिकर्षित कर रही थी। लेकिन जैसे ही कांच की छड़ और बिल्ली की खाल से रगड़ी हुई छड़ दोनों को पास मिला कर रखते हैं, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं? आकर्षित करने लग जा रही हैं। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों में प्रतिकर्षण देखने को मिला। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इन दोनों में प्रतिकर्षण देखने को मिला। ठीक है, इन दोनों में प्रतिकर्षण देखने को मिला, लेकिन इन दोनों में क्या देखने को मिला? आकर्षण देखने को मिला। ठीक है, तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया था विलियम गिलबर्ट ने 1600 ईस्वी में। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? कितने बच्चों को समझ में आ गई बताइए? कितने बच्चों को समझ में आ गई? जल्दी बताइए, या स्क्रीनशॉट लेना, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी बताइए कितने बच्चों को आया समझ में? स्क्रीनशॉट लेना, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। बताओ भाई, आगे समझ? ठीक है, आगे समझ? दूसरे से वो रगड़ सकती थी सर, बिल्ली की खाल से काहे रगड़ी? दूसरे से भी रगड़ सकती थी। हाँ, दूसरे से भी रगड़ सकती थी, लेकिन उस समय बिल्ली की खाल अवेलेबल थी उनके पास, क्या करते? उस समय उनके पास एक पर्सनल बिल्ली थी उनकी। ठीक है ना, तो उसी की खाल से रगड़ दिया उन्होंने। इस छड़ को कहते थे एबेनॉइट की छड़। क्या कहते थे? एबेनॉइट की छड़। इसे क्या नाम देते थे? एबेनॉइट की छड़। एबेनॉइट, ठीक है ना, एबेनॉइट की छड़। एबेनॉइट की छड़ थी प्यारे बच्चे। ठीक है, एबेनॉइट की छड़, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, एबेनॉइट। ठीक है, एबेनॉइट की छड़, एबेनॉइट की छड़। ठीक है ना, तो ये एबेनॉइट की छड़ थी प्यारे बच्चे, ये दो एबेनॉइट की छड़ थी। इसको एबेनॉइट कहते हैं। वास्तव में एबेनॉइट होता क्या है? रबड़ जैसा ही हार्ड मटेरियल होता है, बना हुआ किसका? कुचालक पदार्थ का बना हुआ। कुचालक जानते हो ना? अचालक, अचालक, कुचालक। ठीक है, जानते हो? तो ये चालक, अर्धचालक और कुचालक, तो कुचालक पदार्थ की बनी हुई पदार्थ छड़ होती है जिसे कहते हैं एबेनॉइट। ठीक है, तो एबेनॉइट की बनी हुई दो छड़ थी जिसको बिल्ली की खाल से रगड़ा गया। ठीक है, कांच की बनी हुई दो छड़ थी जिसको किससे रगड़ा गया? रेशम से रगड़ा गया। कांच की बनी हुई दो छड़ जो रेशम से रगड़ी गई थी उनको पास पास रखा गया, दोनों एक दूसरे से दूर भाग रही थी। बिल्ली की खाल से रगड़ी हुई एबेनॉइट की छड़ को जब पास पास रखा गया, दोनों एक दूसरे से दूर भागने लगी। जबकि जबकि कांच की छड़ और बिल्ली की खाल से रगड़ी हुई छड़ को जब पास पास रखते थे तो दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रही थी, दोनों एक दूसरे में आकर्षित हो रही थी। तो ये तीन चीजें समझ में आ गई सभी बच्चों को? सभी बच्चों को समझ में आ गई? कितने बच्चों को आ गई? कितने बच्चों को नहीं? जल्दी बता दो कमेंट बॉक्स में। मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट बताया है, मैंने यहाँ पे आपको 3 पॉइंट बताया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 पॉइंट बताया। चलो यहाँ पे व्याख्या लिख देते हैं। मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट बताया कि जब आप पहला पॉइंट कि रेशम से रगड़ी हुई दो कांच की जो छड़ थी, कांच की जो छड़ है उनको पास पास रखा गया तो क्या देखने को मिला? उसमें प्रतिकर्षण देखने को मिला। क्या देखने को मिला? प्रतिकर्षण देखने को मिला। क्लियर है? अच्छा, जब मैंने बिल्ली की खाल से दो छड़ें रख ली, बिल्ली की खाल से दो छड़ें रख ली, है ना, बिल्ली की खाल से दो छड़ें रख ली, कौन कौन सी? दोनों एबेनॉइट की छड़ थी, दोनों एबेनॉइट की छड़ थी। तो एबेनॉइट की छड़ थी दोनों। इबेनॉइट लिखा रहता है कि एबेनॉइट लिखा रहता है, ठीक है ना, इंग्लिश में ई से स्टार्ट होता है, इबेनॉइट। ठीक है, तो दोनों एबेनॉइट की छड़ थी, एबेनॉइट की छड़ थी। तो दोनों एबेनॉइट की छड़ क्या कर रही है? दूसरे को, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है? दोनों बिल्ली की खाल से रगड़ के पास पास लटकाया गया, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही है, दोनों में प्रतिकर्षण हो रहा है। अच्छा, अगर मैं एक छड़ ले लूं रेशम से रगड़ी हुई, कांच की, एक कांच की छड़ जो रेशम से रगड़ी है और दूसरी एबेनॉइट की छड़ जो बिल्ली की खाल से रगड़ी है, उसको मैं ले लिया तो क्या होगा? इन दोनों को पास पास लाने पे क्या हो रहा है बताओ? ये दोनों आकर्षित कर रही हैं, ये दोनों क्या कर रही हैं? आकर्षित कर रही हैं। कितने बच्चों को समझ में आ गया बताओ जल्दी से? 3 पॉइंट समझ में आ गया, एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया एकदम अच्छे से? यस सर, आ गया। आगे बढ़ता हूं मैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये पूछेगा बिल्कुल नहीं, ये कहानी है। ठीक है,
तो प्लीज सर ये बैच खत्म कब होगा? बताया तो 15 नवंबर को खत्म होगा मालिक। अब एक बच्चे को अलग अलग कैसे बताऊंगा मैं? बता तो दिया 15 नवंबर को ये बैच आपका पूर्ण रूप से अच्छे से पढ़ा के समझा करके हर चीज खत्म हो जाएगा। तो ध्यान से पढ़ो, एक एक क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़नी है, ठीक है? तो ठीक है सर, हमने चीजें समझ ली। अब आगे बताइए, अब आगे बताइए। अब आता है प्यारे बच्चे की 1700 ईस्वी आ जाती है, धीरे धीरे क्या आती है? 1700 ईस्वी आ जाती है। 1700 ईस्वी में एक साइंटिस्ट थे, ठीक है? उन्होंने बताया दुनिया को कि भैया ऐसा है ना कि आवेश जो होता है, चार्ज जो होता है, वो क्या होता है, थोड़ा सा हम बताते हैं आपको, ठीक है? तो 1700 ईस्वी में एक साइंटिस्ट जिनका, बात समझ में आ रहा है? क्या हो गया भाई? कमेंट सही चल रहा है? इतना जल्दी कैसे हो सकता है? इतना जल्दी? अरे सब कुछ डिटेल पढ़ा के खत्म करेंगे, परेशान क्यों हो रहे हो? ठीक है, ठीक है, चलो थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर आगे थोड़ा देख लो। तो सन 1750 ईस्वी में, सन 1750 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्या? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन प्यारे बच्चे, ठीक है? फ्रैंकलिन। तो सन 1750 ईस्वी में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने बताया कि भैया ऐसी बात है कि 1600 ईस्वी में गिलबर्ट ने बता दिया कि आकर्षण भी हो रहा है, प्रतिकर्षण भी हो रहा है, दो चीजें हो गई हैं। तो इस हिसाब से आवेश एक प्रकार का नहीं हो सकता, आवेश को होना होगा दो प्रकार का। कितने प्रकार का? दो प्रकार का होना चाहिए आवेश। तो आवेश होगा दो प्रकार का। पहला प्रकार उन्होंने कहा कि भैया एक होना चाहिए धनावेश और दूसरा होना चाहिए ऋणावेश। तो उन्होंने बताया आवेश दो प्रकार का होगा, एक होगा धनावेश और एक होगा ऋणावेश। अब दुनिया से ये पूछा गया कि भैया ये बताइए फिर धनावेश कौन होता है और ऋणावेश कौन होता है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए ना, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। आप बता दिए कि भैया चूंकि दो चीजें हो रही हैं, प्रतिकर्षण और आकर्षण, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं कि आवेश भी दो प्रकार का होना चाहिए, धनावेश और ऋणावेश। तो कैसे होता है भाई धनावेश, कैसे ऋणावेश होता है? तो इन्होंने थोड़ा सा बताया, एक्सप्लेन किया। इन्होंने एक्सप्लेन किया इसको, क्या किया? एक्सप्लेन किया। और एक्सप्लेन इन्होंने कैसे किया, देखना जरा ध्यान से सुनना। इन्होंने कहा कि मान लीजिए कि कोई एक बॉडी है, बॉडी ए, ठीक है? एक निकाय है, निकाय ए, और एक दूसरा निकाय है, निकाय बी, दो निकाय है, एक बॉडी ए और एक बॉडी बी, ठीक है सर? अब मान लीजिए ये बॉडी ए हमारा क्या है? ये बॉडी ए हमारा कांच का क्या है? छड़ है, कांच की छड़ है। और ये क्या है? रेशम का कपड़ा है। ये क्या मान लीजिए? रेशम का कपड़ा मान लीजिए, ठीक है ना? रेशम का कपड़ा। तो कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा, अभी कोई रगड़े नहीं है, रगड़ने से पहले की बात बता रहे हैं, ठीक है ना? बिफोर रबिंग, रगड़ने से पहले की क्रिया देखिए। तो रगड़ने से पहले की क्रिया ये है कि इसके अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इसके अंदर नेगेटिव चार्ज भी है। तो रगड़ने से पहले की क्रिया में आपको पता है कि हर एक वस्तु उदासीन होती है। आपने कक्षा 9-10 में पढ़ रखा होगा कि प्रत्येक वस्तु उदासीन होती है। उदासीन कब होती है? जितना संख्या में उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही संख्या में प्रोटॉन होता है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या चूंकि इक्वल होता है तो बॉडी कैसी हो गई? हमारी बॉडी हो गई उदासीन। कितने बच्चों को समझ आ गया? बताओ जैसे कोई बॉडी कैसी होती है? उदासीन होती है। जितना संख्या में प्रोटॉन उतना ही संख्या में उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसमें भी वही होगा, रेशम के कपड़े में भी वही होगा, ये भी उदासीन है। इसमें जितना संख्या में पॉजिटिव चार्ज उतना संख्या में नेगेटिव चार्ज, ये भी हमारी उदासीन, ठीक है? तो रगड़ने से पहले दोनों बॉडी कैसी है? उदासीन। पहले इसका एक पॉइंट मैं लिख ले रहा हूं, रगड़ने से पहले, रगड़ने से पहले दोनों कैसे हैं? दोनों उदासीन हैं, दोनों उदासीन है बाबू, ठीक है ना? मतलब इनके ऊपर नेट चार्ज जीरो है, कोई नेट चार्ज नहीं है, ठीक है? तो रगड़ने के बाद क्या घटना हो जाती है? फिर रगड़ने के बाद इनके अंदर जो है ना, यही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ट्रांसफर हो जाते हैं। जब आप रगड़ते हो तो कांटेक्ट करते हो, आपस में टच करते हो, ऐसे ऐसे। तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में चला जाता है। तो रगड़ने की क्रिया में क्या होता है? रगड़ने की क्रिया में, रगड़ने की क्रिया में क्या हुआ? रगड़ने की क्रिया में इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण यानी इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसफर हो जाता है। एक बॉडी से निकल करके, एक जगह से निकल के दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है। तो रगड़ने की क्रिया में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है बच्चे? ट्रांसफर हो जाता है। यानी कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, यहां आ गया, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, यहां आ गया, ठीक है? तो समझ गए? तो एक बॉडी में हो गई इलेक्ट्रॉन की कमी और एक बॉडी में हो गई इलेक्ट्रॉन की अधिकता। इसमें क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन की, इसमें हो गई बाबू इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। देखो दुई प्रोटॉन है बेचारे के पास, इलेक्ट्रॉन तो चार हो गए, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? अधिकता हो गई। ध्यान से देख रहे हो नहीं देख रहे हो? ध्यान से देखिएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। इसमें क्या हो गई बाबू? इसमें हो गई इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी, ठीक है सर? इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब अगर इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है प्यारे बच्चे, वो बॉडी कहलाती है धनावेशित। जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी वो बॉडी क्या कहलाएगी? ये बॉडी कहलाएगी धनावेशित, यानी ये हो गई धनावेशित, ठीक है सर? और ये बॉडी क्या हो गई? जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, जिसमें ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन आ गए, वो क्या बॉडी बन गई? वो बॉडी बन गई ऋणावेशित। वो कैसी हो गई? ऋणावेशित। बात समझ आया? ये हो गई नेगेटिवली चार्ज, ऋणावेशित। अब बात आती है प्यारे बच्चे कि इसके ऊपर कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव आ गया, कितना आवेश आया, आवेश आया कितना? ये पॉजिटिव हो गई, ये नेगेटिव हो गई, तो हम समझ गए कि रगड़ने की क्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, एक बॉडी से निकला दूसरी बॉडी में चला गया। जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया वो नेगेटिव हो गई, जिसमें इलेक्ट्रॉन कम हो गया वो पॉजिटिव हो गई। इतना तो समझ लिए, लेकिन कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव हुआ ये बताइए ना। तो इसको बताने के लिए कहा जाता है बाबू, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19, इतना होता है। और इसका मात्रक होता है आवेश का कूलम, तो ऐसे कूलम लगा देते हैं। कूलम नाम के साइंटिस्ट थे जिनके नाम पे आवेश का मात्रक कर दिया गया था कूलम, तो CS लगा देते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम का होता है, ठीक है सर? तो कितना इलेक्ट्रॉन गया ट्रांसफर हुआ है? कहोगे सर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। तो 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, चार्ज को हम ना क्यों से दिखाते हैं? चार्ज को किससे दिखाते हैं? क्यों से दिखाते हैं? आवेश को हम क्यों से दिखाते हैं? तो आवेश को हम क्यों से दिखाते हैं? हम जानना चाहते हैं कि चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए हैं तो कितना आवेश इसके ऊपर आ गया, कितना आवेश इसके ऊपर आ गया, जरा बताइए हमें। तो कहिएगा जो आवेश आया क्यों आया? वो आवेश होता है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, तो 2 * में एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना? 1.6 × 10⁻19, यानी कि गुणा करिएगा तो आ जाएगा 3.2 × 10⁻19 कूलम। इतना चार्ज आ गया, मतलब इतना चार्ज का हुआ है ट्रांसफर। यहां से इतना चार्ज इसके ऊपर ट्रांसफर हो गया, तो इस बी बॉडी पर जो चार्ज आ गया, कोई पूछे कितना चार्ज आ गया, तो आप कहोगे क्यों बराबर माइनस का 3.2 × 10⁻19 कूलम का ये बॉडी पर चार्ज आ गया। इतना चार्ज आ गया इस बॉडी पे, ठीक है सर? इस बॉडी पर इतना चार्ज आ गया माइनस में। माइनस में क्यों लिखा था आपने? माइनस में इसलिए लिखा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए थे ना, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया। अच्छा, तो आपने तो ये भी बताया कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो ये बॉडी धनावेशित हो गई। तो धनावेशित हो गई तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया? इसके ऊपर जो चार्ज आया बॉडी ए पर वो आया क्यों बराबर प्लस में 3.2 × 10⁻19 कूलम। तो बॉडी ए पर इतना ही मात्रा में प्लस में आया, बॉडी बी पर उतना ही मात्रा में माइनस में आया। कितने बच्चों को समझ में आया कि बॉडी ए पर उतना ही मात्रा में प्लस चार्ज, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो उतना ही मात्रा में प्लस चार्ज आ जाएगा। और बॉडी बी पर 2 इलेक्ट्रॉन अधिकता में आ गया तो 2 इलेक्ट्रॉन के आवेश जितना उसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया। कितने बच्चों को समझ में आया? कितने बच्चों को समझ में आया? आवेश 2 प्रकार के होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना हो जाएगा, मतलब इतना इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इतना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बात क्लियर है? अब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की क्रिया में, रगड़ने की क्रिया में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, और ट्रांसफर होने के बाद क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो बॉडी कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। और जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे प्यारे बच्चे, वो बॉडी कैसी हो जाएगी? वो बॉडी कैसी हो जाएगी? वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। क्लियर बात समझ में आई? कितने बच्चों को समझ में आया बाबू? थोड़ा मैथमेटिक्स वीक है तो बाबू अतुल अब स्ट्रॉन्ग करने का वक्त आ गया है। वीक लेकर के हम उसका आचार नहीं डाल सकते, अब स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है ना? अभी तक वीक था तो काम चल गया, अब नहीं चलेगा, अब चलेगा नहीं, अब स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। वीडियो 10 बार देखो, एक बार देखो, तब तक देखो जब तक स्ट्रॉन्ग ना हो जाए। आपको पता है ना, करत करत अभ्यास से जरूरत ही हो जाना। आपने कहा सुनिए, अगर हम रोज रोज अभ्यास करेंगे तो क्यों नहीं, कैसे नहीं होगा हमसे?
मेरी माता जी बचपन में हमें सिखाती थी, ये कहानी सुनाती थी, बार बार सुनाती थी। जब भी मैं किसी चीज को करने से डर जाता था या करने से हार जाता था तो मेरी मम्मी हमसे एक चीज कहानी सुनाती थी कि पता है कि अगर हम पत्थर पे रस्सी को बार बार रगड़ेंगे ना तो पत्थर भी कट जाता है। एक पत्थर पे अगर हम एक रस्सी लेकर के बार बार रगड़े जा रहे हैं तो पत्थर तक कट जाते हैं। तो मैथमेटिक्स वीक है तो फिर कैसे नहीं स्ट्रांग हो जाएगी? हो जाएगी स्ट्रांग। प्रैक्टिस करो, ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करो, कोशिश करो, समय ज्यादा दो। ठीक है, नहीं दोगे तो जिंदगी भर वीक रह जाएगी, थोड़ा समय दे दोगे तो फिर आसान हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गया? इतने बच्चे को समझ में आ गया? ठीक है, तो डन। इतनी बातें क्लियर हो गई भाई। रगड़ने से पहले दोनों उदासीन थे, रगड़ने की क्रिया में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, इलेक्ट्रॉन में एक में कमी आ गई तो उसमें हो गया पॉजिटिव चार्ज, एक में अधिकता हो गई, वो हो गया नेगेटिव चार्ज। कितना चार्ज आया दोनों बॉडी पर? तो आपने कहा कि भैया इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो इतना चार्ज आ गया नेगेटिव, इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अगर मैं दोनों को जोड़ दूं, दोनों चार्ज को वापस से जोड़ दूं, जब जोड़ोगे तो -3.2 × 10⁻19 प्लस 3.2 × 10⁻19, दोनों को जोड़ोगे तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल कितना हो जाएगा? 0। फिर से 0 हो गया। दोनों को जोड़ोगे तो फिर से क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब 0 हो जाएगा तो इसका मतलब ना तो आवेश ट्रांसफर हुआ, मतलब कुल आवेश 0 ही हुआ, आवेश ना पैदा हुआ ना नष्ट हुआ। इसी को कहते हैं आवेश का संरक्षण। यानी कि रगड़ने की क्रिया के बाद भी एक बॉडी पॉजिटिव हुई, एक बॉडी नेगेटिव हुई, लेकिन टोटल चार्ज तो अभी भी 0 है ना। इसके ऊपर जितना आवेश है उसके ऊपर जितना आवेश है जोड़ दीजिए, टोटल तो अभी भी 0 है। इसी को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश का संरक्षण। क्या कहते हैं? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी कि आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण। बात समझ में आ गया कि नहीं? बात समझ में आ गई? ठीक है, डन। इतनी बात समझ में आ गई कि भाई आवेश को ना तो नष्ट कर सकते हैं ना उत्पन्न कर सकते हैं। ना तो आपने उत्पन्न किया ना नष्ट किया, दोनों को जोड़ दिया फिर से 0 हो गया यार। तो ना कोई आवेश उत्पन्न हुआ ना नष्ट हुआ, ठीक है ना तो पैदा हुआ ना नष्ट हुआ, सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है बस। इतनी चीजें हमने समझ ली यार। अब इसकी परिभाषा देख लो, आवेश की थोड़ा परिभाषा देख लो। परिभाषा देखोगे क्या देखोगे कि विद्युत आवेश जो होता है ना पदार्थ का एक ऐसा गुण है जिसके कारण वह विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है और इसका अनुभव करता है। यानी विद्युत आवेश क्या होता है? किसी भी पदार्थ का गुण है। जैसे कोई कहे विद्युत आवेश क्या है, तो आप कहोगे सर ये कांच की छड़ का गुण है, ये एबेनॉइड की छड़ का गुण है, ये हमारे अंबर का गुण है। अंबर का गुण ना हुआ। आप बचपन में प्रयोग करते थे, आपको याद होगा कि कंघा लिए, कंघा लेकर उसको ऐसे से बाल पे रगड़े और बाल पे रगड़ने के बाद क्या किए? बाल पे रगड़ने के बाद छोटा छोटा कागज का कण रहता था, उसके ऊपर ऐसे करते थे तो कंघा पर आकर्षित होता था। आप ऐसे करते थे, याद है आपको बचपन में? कंघा लेके बाल पे ऐसे रगड़ के छोटे छोटे कागज के कण पे ऐसे लेते थे तो ऐसे खींचता था, आकर्षित करता था। इस सब एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं? जब कंघे को बाल पे रगड़ रहे हो तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है बाल से निकल करके कंघे पर, और फिर वो क्या कर रहे हैं? कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आया? तो ये प्यारे बच्चे हो रहा है। तो अगर आपको पता हो विद्युत आवेश की परिभाषा तो क्या होगी? विद्युत आवेश किसी भी पदार्थ का, अब वो पदार्थ आपने तीन प्रकार के पदार्थ देखे अभी आपने कांच की छड़ देखी, आपने अंबर देखा, आपने एबेनॉइड की छड़ देखी। इन सबका अपना एक ऐसा गुण होता है कि ये क्या करते हैं? विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं। सर ये क्या होता है? विद्युत और चुंबकीय प्रभाव। देखो भैया, विद्युत प्रभाव उत्पन्न किया ना, आकर्षित कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, ये चुंबकीय प्रभाव हो गया। ये क्या हो गया? चुंबकीय प्रभाव हो गया। तो अथवा इनका अनुभव भी करते हैं। ठीक है, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यों से प्रदर्शित करते हैं, क्यों से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए एक बॉडी से दूसरी बॉडी में मैं कहता हूं 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। तो जरा बताओ इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया? इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया? बी पर कितना चार्ज आ गया? बताओगे? एक बॉडी से दूसरी बॉडी को अगला गया, इससे 10 इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो गए। बताओ इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया? कौन सा बताएगा? कहोगे सर हमको पता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, तो भैया 10 इलेक्ट्रॉन आ गया है तो हम लिखेंगे 10 × में ई, यानी कि 10 × में 1.6 × 10⁻19 कूलम। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो 1.6 को 10 × करेंगे तो 16 × 10 की घात -19 हो जाएगा, इतना कूलम का चार्ज आ जाएगा। इस चार्ज को आप क्यों से डिनोट करोगे? क्यों से डिनोट करोगे? किससे डिनोट करोगे? क्यों से डिनोट करोगे? तो हम इस चार्ज को हम ऐसे क्यों बराबर n × e भी लिख सकते हैं। n × e, n क्या है? कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है वो है, संख्या है। n क्या है प्यारे बच्चे? संख्या। जैसे यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए थे तो n क्या है? 10 है। n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है कि कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। और e क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। इन दोनों को गुणा कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन के आवेश और इलेक्ट्रॉन की संख्या को गुणा कर देते हैं, तब जाके मुझे क्या मिलता है? आवेश क्यों मिलता है। तब जाके मुझे क्या मिलता है बाबू? आवेश क्यों मिलता है। तो क्यों बराबर क्या हो जाएगा? n × e। याद रखिएगा n का मान जो होता है बाबू, ये n का मान कभी भी, n का मान हमेशा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, बस यही हो सकता है। मतलब n का मान हमेशा पॉजिटिव में हो सकता है, कभी दशमलव में नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी इन फ्रैक्शंस, ये भिन्न में भी नहीं हो सकता, डेसिमल में भी नहीं हो सकता, भिन्न में भी नहीं हो सकता। क्यों सर, ऐसा क्यों सर? अरे भैया 3.5 इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर करोगे? इलेक्ट्रॉन या तो 1 ट्रांसफर करोगे, या 10 ट्रांसफर करोगे, या 20 ट्रांसफर करोगे। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में या तो 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, 20 या तो 100 या 200। कभी भी 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थोड़ी ना होगा कि 4.25 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा हो। ऐसा नहीं होता कभी भी, ऐसा कभी नहीं होता। इलेक्ट्रॉन कभी आधा पौना में ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, तो n का मान जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है ये हमेशा कभी भी दशमलव में नहीं होगी, 3.5 नहीं होगी, 4.5 नहीं होगी, ठीक है ना, 4.2 नहीं हो सकती, हमेशा 1 2 3 4 10 15 20 25 100 70 180 90 100 1 लाख ऐसे होगी बस। ठीक है, चलो सर इतनी बातें समझ गए। अब थोड़ा सा क्वेश्चन कर लिया जाए, थोड़ा सा क्वेश्चन कर लिया जाए। क्वेश्चन क्या है सर? विद्युत आवेश किसका माप है? तो आप कहोगे सर विद्युत आवेश यहाँ पे विद्युत गुण का माप होता है, विद्युत गुण का, पदार्थ के विद्युत गुण का माप होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कण ऋणात्मक आवेश को दर्शाता है? तो आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉन जो होता है ना ऋणात्मक आवेश को दर्शाता है। आगे देखिए विद्युत आवेश के दो प्रकार कौन से होते हैं? तो आप कहोगे सर धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, ये दो प्रकार होते हैं। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का आवेश होता है? आप कहोगे सर ऋणात्मक आवेश होता है। तो आवेश में हमने इतनी चीजें पढ़ ली, ठीक है, इतनी चीजें पढ़ ली, इसी को क्वांटाइजेशन कहते हैं। हाँ वेरी गुड, इसी को क्वांटाइजेशन कहते हैं। ठीक है, चलो इतनी चीजें हमने पढ़ ली। आगे देख लीजिए प्यारे बच्चे, आवेश के मात्रक को थोड़ा सा जान लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आवेश के SI पद्धति में जो मात्रक होता है एम्पीयर सेकंड होता है या फिर कूलम होता है। मतलब आप कह सकते हो एक कूलम ही 1 एम्पीयर सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, बात समझ में आया? तो SI पद्धति में कोई पूछे इसका आवेश का मात्रक तो क्या कहोगे? एम्पीयर सेकंड बोलोगे या फिर कूलम बोलोगे। ठीक है सर, आवेश का विमीय सूत्र कितना होता है? ब्रैकेट में से बड़े ब्रैकेट में लिखें 80, यानी कैसे बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे 80 ऐसे। तो आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है बाबू? 80 होता है। क्लियर है? ठीक है सर, कब पूछा गया था? देखो 2020 में पूछा गया था, मैं आपसे ऐसे नहीं बोल रहा हूं, 2020 में पूछा गया था आपसे, इसका विमीय सूत्र पूछा गया था 2020 में। सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक, सीजीएस पद्धति जानते हैं? कितने बजे सीजीएस पद्धति जानते हैं? सीजीएस पद्धति यानी कि मापन की एक ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में मापा जा रहा हो, द्रव्यमान को ग्राम में मापा जा रहा हो और समय को सेकंड में मापा जा रहा हो। यानी कि लंबाई सेंटीमीटर में मापी जा रही है, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जा रहा है। एक ऐसी पद्धति में आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है स्टैट कूलम। कौन सा कूलम? स्टैट कूलम प्यारे बच्चे। ठीक है, इसी को ESU भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? ESU भी कहते हैं प्यारे बच्चे, ESU, एक ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या स्टैट कूलम कह लीजिए या स्थिर विद्युत इकाई कह लीजिए। इसको आप स्थिर विद्युत इकाई कह सकते हैं, स्टैट कूलम बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, आवेश का सबसे छोटा मात्रक स्थिर विद्युत इकाई ESU अथवा फ्रैंकलिन होता है, या भी मात्रक सीजीएस पद्धति में ही होता है। अब आपसे कोई पूछ ले प्यारे बच्चे एक ESU में कितना कूलम होता है? एक ESU में कितना कूलम होता है? ठीक है, मैं मोस्ट यहीं पे क्वेश्चन फंसता है प्यारे बच्चों का, एक ESU में कितना कूलम होता है? कोई पूछ ले तो आप कहोगे सर एक ESU में होता है बाबू, एक देखो यहाँ समझने की कोशिश करो, एक कूलम में कितना ESU होता है पहले ये जान लो। एक कूलम बहुत बड़ा मात्रक होता है, राशि होती है, इसमें 3 × 10⁻9 ESU होता है।
इतना एसयू मिल करके बनाता है एक कूलम चार्ज। तो अगर कोई आपसे एक एसयू में कितना कूलम होता है उल्टा करके पूछ ले तो आप कहोगे सर एक एसयू में 1/3 गुणे 10 की घाते -9 10 की घाते -9 कूलम होता है। एक एसयू में इतना कूलम, एक कूलम इतना एसयू। ये दोनों आपसे परीक्षा में पूछा गया है बच्चे, ठीक है। अच्छा, इसी को फ्रैंकलिन भी कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं? फ्रैंकलिन भी कहते हैं, ठीक है ना। सीजीएस पद्धति में एक कूलम इतना एसयू बराबर होता है, देखो 2011 में पूछा गया था, ठीक है। विशिष्ट आवेश क्या होता है सर? तो विशिष्ट आवेश स्पेसिफिक चार्ज, जिसमें हम लोग आवेश के परिमाण और उसका द्रव्यमान इन दोनों का अनुपात लेते हैं, ठीक है ना। तो क्यू बाई एम होता है, यानी कि आवेश का जो मात्रक होता है, जो मान होता है आवेश का, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश का मान होता है, बटे में इसका जो द्रव्यमान होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान कितना होता है भाई? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है ना। अच्छा, अब एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 × 10 की पावर -31 किलोग्राम। इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर देता हूं प्यारे बच्चे, तो कूलम प्रति किलोग्राम, इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूं, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना होता है, इन दोनों को डिवाइड करूं तो पता है क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 1.8 × 10 की पावर 11 कूलम प्रति किलोग्राम, ये मिलेगा 1.8 × 10 की पावर 11 कूलम प्रति किलोग्राम। इन दोनों को डिवाइड करने पर इतना मिलेगा। इसी चीज को कहते हैं विशिष्ट आवेश, इसी चीज को क्या कहते हैं? विशिष्ट आवेश कहते हैं प्यारे बच्चे, ठीक है। तो विशिष्ट आवेश 2011 में पूछा था आपको, 1.8 × 10 की पावर 11 कूलम प्रति किलोग्राम होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको पता चल गया 1602 कहीं लिखते हैं, 16 कहीं लिखते हैं, 16 × 10 की पावर -19 कूलम, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाएगा। आदि राशि है प्यारे बच्चे, कब पूछा गया था? 2011 में पूछा गया था, ठीक है। चलिए अब भैया से क्वेश्चन के ऊपर फटाफट जितने भी क्वेश्चन के बनते हैं। क्या हो गया भाई? सर बैच फ्री नहीं होगा, रिप्लाई में बैच फ्री है, क्या चल रहा है? रोशन कुमार क्या हो गया भाई? पढ़ना है तो पढ़ लो शांति से, ठीक है। देखो विद्युत आवेश का जो क्वांटम एसयू मात्रक होता है, बताइए क्या हो जाएगा? क्वांटम एसयू मात्रक बताइए क्या होता है? सर ये क्वांटम एसयू मात्रक क्या होता है? देखो एक एसयू मात्रक जो होता है हमारे पास, आपको पता है एक एसयू में कितना कूलम होता है, आपको पता है, ठीक है ना, ठीक है, हाँ सर पता है। अगर एक कोई पूछे एक कूलम में कितना एसयू, तो कहिएगा 3 × 10 की घाते 9 एसयू मिल करके एक कूलम बनाते हैं, ठीक है सर। अच्छा आप जरा बताइए एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है प्यारे बच्चे 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। आप इन दोनों को गुणा कर दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन को एक कूलम के चार्ज से गुणा कर दीजिए। जैसे ही गुणा करते हो तो 1.6 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4.8 बन जाएगा लगभग, इसको गुणा करोगे 4.8 लगभग बनेगा, ठीक है। इनटू में इसको इससे गुणा करोगे 10 की पावर -19 और +9 -19 + 9 कितना हो गया बाबू? ये 10 की घात में -10 हो गया, तो लगभग कितना आया? 4.8 × 10 की पावर -10। कौन सा सही है? 4.78 यानी 4.8 के आसपास × 10 की पावर -10। इसको कहते हैं एक क्वांटम एसयू। क्या कहते हैं? क्वांटम एसयू। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है 2011 पूछा था, कितना हो गया? 1.8 × 10 की पावर +11 कूलम प्रति किलोग्राम, 1.8 × 10 की पावर +11 कूलम प्रति किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कूलम आवेश में कितना एसयू होता है? कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट से। एक कूलम आवेश में 3 × 10 की घाते 9 एसयू होता है, अभी मैंने आपको बताया। एक स्थिर कूलम में कितना कूलम होता है, यानी एक एसयू में कितना कूलम होता है, ये आपसे पूछ रहा है। एक एसयू में कितना कूलम होता है? मैंने अभी आपको बताया था 1.3 × 10 की पावर -9 कूलम होता है, ठीक है। चलिए जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? आवेशित करने की क्रिया में क्या होता है? जब किसी वस्तु को आवेशित करते हो, रगड़ते हो, जब तो इलेक्ट्रॉन निकलता है, बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन का अपना द्रव्यमान दिया। अच्छा अभी बात बताओ, आपने एक थैला ले रखा है, थैले के अपने थैला है, थैले के अंदर आपने 3 आलू ले रखे हैं, 3 आलू ले रखे हैं। रास्ते में अगर आपसे 1-2 आलू इसके गिर जाए तो क्या थैला हल्का हो जाएगा, भारी हो जाएगा? रास्ते में 2 आलू गिर गए तो थैला हल्का हो जाएगा, भारी हो जाएगा? आपका थैला हल्का हो गया, यानी द्रव्यमान कम हो गया। तो अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे उसका द्रव्यमान कम हो जाएगा ना? हाँ सर द्रव्यमान कम हो जाएगा। लेकिन किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा ना? हाँ। तो इलेक्ट्रॉन आवेशित करने की क्रिया में, आवेशन की क्रिया में, रगड़ने की क्रिया में एक वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है, दूसरी वस्तु का घटता है। जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे उसका घट जाएगा, जिसमें आ जाएंगे उसका बढ़ जाएगा, ठीक है। आवेश की क्रिया क्या होती है 2020 में पूछा था तो बाबू एटी होती है, ठीक है। इतनी सारी कोशिशें, इतने सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। मैं आपको 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके देके जा रहा हूं। जैसे देखो यहाँ पे 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको आप लिख लीजिएगा कॉपी में, ठीक है ना। विद्युत आवेश कैसी आती है से पूछा था, आवेश के संरक्षण से क्या तात्पर्य है, 2 बार परीक्षा पूछा है, इसको कॉपी में लिख लीजिएगा। आज की क्लास को, आवेश की क्लास को यहीं तक रखते हैं बच्चे, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आप सभी बच्चों को फ्री एक्सेस होगा, मतलब आप देखिए मैं आपको अभी बता रहा था ना कि 15 नवंबर तक आपका बैच जो है कंप्लीट हो जाएगा, है ना। आपका ये बैच कंप्लीट हो जाएगा, मास्टर बैच आपका 15 नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा सर? उसके बाद आपको ये रिवीजन कम क्रैश कोर्स मिलने वाला है 15 नवंबर के बाद से। तो 15 नवंबर के बाद से आपको क्या मिलने वाला है? ये बैच आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा, संघर्ष बैच, ये बिल्कुल फ्री होगा आपके लिए। इसमें क्या होगा? आपका फिर से रिवीजन कराया जाएगा, मात्र 45 दिन के अंदर आपको फिर से रिवीजन कराया जाएगा। 1 नवंबर तक के अंदर आपको पूरा रिवीजन करा दिया जाएगा, मात्र 45 दिन के अंदर पूरा आपको, सॉरी 1 जनवरी तक, 1 जनवरी तक आपको पूरा क्या कराया जाएगा? पूरा रिवीजन करा दिया जाएगा फिर से। अच्छा फिर से रिवीजन करने के बाद आपको जरूरत क्या होगी? 1 जनवरी के बाद से 1 जनवरी से लेकर के आपके एग्जाम तक प्यारे बच्चे, आपको पूरे के पूरे मॉडल पेपर सॉल्व कराए जाएंगे, मॉडल पेपर सॉल्व कराए जाएंगे प्यारे बच्चे। हर एक सब्जेक्ट के मॉडल पेपर, हर एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, बायोलॉजी का, वो भी एक मॉडल पेपर नहीं, कई मॉडल पेपर आपको सॉल्व कराए जाएंगे। इसमें आपके मॉडल पेपर की प्रैक्टिस होगी, वो सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट परीक्षा में आएंगे। तो आप देख पा रहे हो मास्टर बैच की खासियत क्या है। आपको ना सिर्फ पूरा पढ़ाया जाएगा, आपका रिवीजन कराया जाएगा संघर्ष बैच में, आपका आखिरी में आने के बाद टारगेट 95, ये दोनों फ्री है, ये दोनों फ्री है, आपको फ्री में मिलेंगे, ठीक है। टारगेट 95 जब आपको मिलने वाला है, इसमें आपका रिवीजन कराया जाएगा, ठीक है जी। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं प्यारे बच्चे, मिलते हैं फिर अगली कक्षा में। तब तक सभी साथी अपना खूब ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। नोट बनाना है प्लीज, बिल्कुल नोट बनाना है, नोट बना के रखिएगा, ठीक है। मेरा नाम लीजिए सचिन राजनंदिनी, नाम ले लिया भाई तुम्हारा। चलो आगे बढ़ें, जब मिलते हैं फिर कल की कक्षा में, तब सभी साथी अपना ख्याल रखिए, नोट कर लीजिएगा सब कुछ, वेट करिएगा कल की क्लास के लिए। कल की क्लास में फिर से मिलता हूं आप सभी से। जय हिंद जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।